दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम पर्वत, पठार, घाटी, मैदान तथा नदी, प्रपात एवं झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है? तो उत्तर है काकेशस पर्वत। दोस्तों काकेशस पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है। अगला प्रश्न है, भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो उत्तर है क्रेटोजेन। दोस्तों भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर के द्वारा क्रेटोजेन नाम दिया गया था और कोबर जर्मन विद्वान हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तापीय संकुचन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उत्तर है जेफ्रीज के द्वारा तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था और पर्वत निर्माण का ये सिद्धांत पृथ्वी के संकुचन पर आधारित है। और आप जान लीजिए, पर्वत निर्माण संबंधी अन्य सिद्धांतों में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, होम का संवहन तरंग सिद्धांत, जोली का रेडियो एक्टिवता सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने पर्वत निर्माण के तापीय संकुचन सिद्धांत को प्रस्तावित किया? तो जेफ्रीज ने। अगला प्रश्न है, नवीन मोड़दार पर्वत बनते हैं कहाँ पर? तो अभिसारी प्लेट की सीमा के साथ नवीन मोड़दार पर्वत बनते हैं। जब दो महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण और टकराव होता है तब अपेक्षाकृत अधिक भारी प्लेट के किनारे का अपेक्षाकृत हल्के पार्श्ववर्ती संपीड़न के कारण वलित पदार्थों का निर्माण होता है। अल्पाइन और हिमालय जैसे नवीन वलित या मोड़दार पर्वतों का निर्माण इसी तरह से हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल और डाना, डेविस, हाग और सुकर्ट में से कौन भू अभिनति की संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो उत्तर है डेविस। दोस्तों भू अभिनति की संकल्पना से डेविस संबंधित नहीं है। भू अभिनतिकी या भू सन्नति संकल्पना का सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन हॉग ने किया, लेकिन इस संकल्पना का सूत्रपात हाल और डाना के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त इवांस, सुकर्ट और हाल और डाना तथा आर्थर होम्स भी भू अभिनति की संकल्पना से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, ब्राजील पठार, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत पठार और अरब पठार में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? तो उत्तर है तिब्बत के पठार को। दोस्तों अंतर पर्वतीय पठार का तात्पर्य ऐसे पठार से है जो पर्वतों के मध्य अवस्थित हो, और ये पठार हिमालय पर्वत श्रृंखला और कुनलुन सान पर्वत के मध्य अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो होम्स ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न सही सुमेलन से संबंधित है, पर्वत निर्माण के सिद्धांत और संबंधित शब्दावली। तो पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत क्रेटोजेन के द्वारा, तापीय संकुचन सिद्धांत तनावहीन स्तर को कहा जाता है, रेडियो एक्टिवता सिद्धांत को सागरीय अतिक्रमण काल और महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत को भूमध्य रेखीय गुंबद कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पर्वत निर्माणक भूसन्नत सिद्धांत को क्रेटोजेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं कहाँ पर? तो एथनोस्फीयर में। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एथनोस्फीयर ऊपरी मेंटल का भाग होता है और लिथोस्फीयर से नीचे होता है। ये जमीन से लगभग 100 किलोमीटर नीचे स्थित होती है और अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें एथनोस्फीयर में उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत और घाटियाँ किस संचरण से बनती हैं? तो उत्तर है क्षैतिज संचरण से।
आप जान लीजिए पर्वत और घाटियों का निर्माण और विकास मुख्य रूप से संपीड़न की शक्ति, खिंचाव की शक्ति, ज्वालामुखी उद्गार और उससे निःसृत पदार्थों का जमाव, अपर्दन के प्रभाव, स्थल के उभार और अवतलन आदि के सहयोग से होता है। और पर्वतों और घाटियों के निर्माण में मुख्य रूप से प्लेटों के क्षैतिज संचरण की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब तीव्र दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर और क्षैतिज अवस्था में आ जाती हैं तो परिणाम स्वरूप बना वलन कहलाता है क्या? तो उत्तर है परिवलन। अगला प्रश्न है, लंबे सकरे उथले और अवसादों के जमाव से निरंतर धंसते हुए सागरों को क्या कहा जाता है? तो इसे भूसन्नति कहा जाता है। भूसन्नतियां लंबे सकरे और उथले जली भाग होती हैं जिनमें तलछटीय निक्षेप के साथ साथ तली में धंसाव होता है। अगला प्रश्न है, ग्राबेन उत्पन्न होता है कैसे? तो ये भ्रंशन से उत्पन्न होता है। ग्राबेन जर्मन भाषा का पारिभाषिक शब्द है जिससे एक घाटी या नादनुमा गड्ढे का बांध होता है। ग्राबेन और रिफ्ट घाटी में एक सूक्ष्म अंतर ये है कि ग्राबेन रिफ्ट घाटी से आकार में छोटी होती है और ग्राबेन और रिफ्ट घाटी को समानार्थी माना जाता है। अगला प्रश्न है, रिफ्ट घाटी होस्ट, ग्राबेन और ग्रीवा खंड में से कौन विशिष्ट समूह से संबंधित नहीं है? तो ग्रीवा खंड को नौपे कहा जाता है। ये तीव्र क्षैतिज संचलन और संपीड़न का परिचायक होता है। अत्यधिक संपीड़न बल के कारण वलन की भुजा इतनी अधिक मुड़ जाती है कि वो वलन के अक्ष पर टूट जाती है और निचली परतें ऊपर की ओर आ जाती हैं। क्षैतिज संचलन और संपीड़न जारी रहने पर जब वलन की एक भुजा टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे ग्रीवा खंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्राबेन, हार्स्ट, भ्रंश घाटी तथा नापे में से कौन सा स्थल रूप भ्रंश के द्वारा नहीं बनता है? तो नापे या ग्रीवा खंड भ्रंश के द्वारा नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, रिफ्ट घाटी परिणाम है किसका? तो रिफ्ट घाटी भ्रंशन का परिणाम होता है। रिफ्ट घाटी या दरार घाटी का विकास तब होता है जब किसी स्थान पर दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन घाटी का निर्माण हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जार्डन घाटी, नर्मदा घाटी, तापी घाटी और मृत घाटी में से कौन सी रिफ्ट घाटी की तली सागर तल से नीचे है? तो जार्डन घाटी और मृत घाटी। दोस्तों आप जान लीजिए, जार्डन घाटी और मृत घाटी की तली सागर तल से नीचे है। आप जान लीजिए, रिफ्ट घाटी को जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है जिससे एक घाटी या नादनुमा गड्ढे का बोध होता है। जार्डन की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी में ही मृत सागर है जो समुद्र तल से नीचे है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया क्षेत्र में स्थित मृत घाटी एक भूभ्रंश घाटी है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो ये जार्दन नदी घाटी। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं, भ्रंश घाटी कहा जाता है दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को। और जब दो समानांतर भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है तब भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। और आप जान लीजिए, भारत में नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी का प्रवाह मार्ग भी भ्रंश घाटियों का उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो ब्लैक पर्वत और राष्ट्र पर्वत कहा जाता है दो समानांतर भ्रंशों के बीच के उठे हुए भाग को। अगला प्रश्न है, दो सामान्य भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो ब्लैक पर्वत और हार्स्ट पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब तनाव के कारण भूखंड पर दो समानांतर दरारें पड़ती हैं तथा मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के भूखंड नीचे धंस जाते हैं और मध्य भाग खड़ा रहता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रंश से संबंधित है? तो ग्राबेन दोस्तों भ्रंश से संबंधित है और आप जानते हैं, रिफ्ट घाटी को जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है। हार्स्ट स्थलाकृति उत्पन्न होती है कैसे? तो ये भ्रंशन से उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मेयान, फ्यूजियामा, सियरा निवेदा और रेनियर में से कौन सा पर्वत मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण है? तो उत्तर है सियरा नेवादा। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा पर्वत मिश्रित और जटिल पर्वत का उदाहरण है। ये पर्वत आग्नेय निर्मित मिश्रित पर्वत है। जब किसी पर्वत की संरचना में कई पर्वत की संरचना संबंधी विशेषताएं शामिल पाई जाती हैं तो उसे जटिल या मिश्रित पर्वत कहते हैं।
अगला प्रश्न है पर्वत निर्माण का सही कालानुक्रम क्या है? तो याद रखिएगा सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन, फिर कैलेडोनियन, फिर हार्सिनियन और अल्पाइन जो है पर्वत निर्माण का सही कालानुक्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों यूराल पर्वत, काराकोरम पर्वत, क्यूनलुन पर्वत तथा काकेशस पर्वत में से यूरोप के अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार क्या है? तो उत्तर है काकेशस पर्वत। दोस्तों अल्पाइन पर्वतीकरण के फलस्वरूप प्राय हर महाद्वीप में विस्तृत और उच्च वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है तथा कुछ प्राचीन पर्वतों का पुनः उत्थान हुआ है। इस हलचल के कारण यूरोप में अल्पाइन पर्वत क्रम में मुख्य रूप से आल्पस, कार्पेथियन, पेरेनीज, बाल्कन, काकेशस, कैंटेब्रियन पर्वत, एपिनाइन, दिनारिक और आल्पस पर्वतों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है यूरोप में आल्पस, एशिया में अरावली, अफ्रीका में एटलस और दक्षिण अमेरिका में इंडीज में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो एशिया का जो अरावली है ये टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए क्यूनलुन पर्वत, अपलेशियन पर्वत, आल्पस पर्वत और एंडीज पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो उत्तर है अपलेशियन पर्वत। दोस्तों क्यूनलुन, आल्पस पर्वत और एंडीज पर्वत ये टर्शियरी पर्वतीकरण के परिणाम हैं, जबकि अपलेशियन पर्वत टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है, ये कैलिडोनियन पर्वतीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। तो उपभोगी प्लेट सीमा और किनारा यानी अभिसारी या विनाशी प्लेट सीमा और किनारा ये वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। और आप जानते हैं कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो भारी पदार्थ से निर्मित प्लेट होता है उसका किनारा मुड़कर नीचे की ओर चला जाता है और इन प्लेट के किनारों का उपभोग या ह्रास होता है। इस दौरान उत्पन्न पार्श्ववर्ती संपीड़न के कारण वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। तो एंडीज पर्वत है। एंडीज, हिमालय, ब्लैक फॉरेस्ट और आल्पस में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है? तो ब्लैक फॉरेस्ट वलित पर्वत नहीं है। एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है एंडीज पर्वत। इसके अलावा देखिए यूराल पर्वत श्रेणी के पर्वत हैं, तो ये प्राचीन वलित पर्वत हैं दोस्तों। ये यूराल पर्वत श्रेणी के पर्वत, यूराल पर्वत प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी का पर्वत है, ये रूस में है और ये पर्वत श्रेणी यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये तंजानिया में है। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। देखिए माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, नंदा देवी 7,818 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर और मकालू पर्वत श्रेणी 8,481 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है आटाकामा, सहारा, कालाहारी और पेटागोनिया में से जहां आहागर और तिबेस्ती पर्वत स्थित हैं कहाँ पर? तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल में। दोस्तों जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सहारा मरुस्थल में जो है सहारा मरुस्थल में आहागर और तिबेस्ती पर्वत अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आप जान लीजिए संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को। और मध्य एशिया में स्थित पामीर के पठार पर हिमालय के साथ तिएनशान, काराकोरम, क्योनलुन और हिंदुकुश का सम्मिलन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी स्मोली सोमोनी है और सबसे बड़ा हिमनद फेडचेनको हिमनद है। और संसार का छत नामक पारिभाषिक पद सबसे पहले पामीर के पठार के लिए ही प्रयुक्त किया गया था और अब इस पद को तिब्बत के पठार के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है पठारों में व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो पशुपालन है। यूएसए की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कनेक्टिकट घाटी तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसका उपयोग सिगार निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्लाया तथा पर्वतीय अग्रभाग के मध्य ढाल वाले मैदान को क्या कहते हैं? तो बजादा कहते हैं। पोल्डर मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं आपको बताना है। तो नीदरलैंड में पोल्डर मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न ब्राज़ील में सेल्वा क्या है? तो सघन भूमध्य रेखी वनों को सेल्वास कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ पर? तो 10 से 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं और इसकी स्थिति विषुवत रेखा के दोनों ओर जहाँ शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं, वर्ष भर ऊंचा तापमान और औसत वार्षिक वर्षा 500 से 2000 मिलीमीटर के बीच होती है।
तो यहाँ पर मैदानों के घास के मैदान में झाड़ियाँ और वृक्षों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंपाज और स्टेपीज क्या हैं? तो सही उत्तर आप जान लीजिए। पंपाज और स्टेपीज दोस्तों ये मध्य अक्षांशी घास के मैदान हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ पर हैं? वो तो उत्तरी मध्य अमेरिका में दोस्तों सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, देखिए सही सुमेलन है यहाँ पर पेटागोनिया अर्जेंटीना, सेल्वास ब्राज़ील में, ग्रान चाको ये पराग्वे में और लानोज वेनेजुएला में स्थित घास का मैदान है। सेल्वा दोस्तों ये ब्राज़ील में स्थित है और अमेजन बेसिन में विस्तृत है जो ब्राज़ील का वर्षावन है। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन से है, घास के मैदान और महाद्वीप। लानोज दक्षिण अमेरिका में, स्टेपीज यूरेशिया में, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में और वेल्ड अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न भी आपका सुमेलन करना है, महाद्वीप और घास के मैदान। तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिणी अमेरिका में पम्पास और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदानों को पम्पास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो पम्पास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वतों में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डेली ने। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत ये एक वैज्ञानिक हैं, डेली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माण से संबंधित रेडियो एक्टिवता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जोली ने। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि जोली ने दोस्तों पर्वत निर्माण से संबंधित रेडियो एक्टिवता सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पर्वत निर्माण से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो कोबर ने। अब दोस्तों पर्वत, घाटी, पठारों के बाद आइए नदी, प्रपात और झीलों से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है अमेजन नदी। दोस्तों अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है विश्व की। अगला प्रश्न है, बर्लिन, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुखारेस्ट में कौन से शहर डेन्यूब नदी के किनारे नहीं हैं? तो बुडापेस्ट और बेलग्रेड दोस्तों ये डेन्यूब नदी के किनारे नहीं हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि बर्लिन जो है, बर्लिन ये स्प्री नदी के किनारे है। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी डेन्यूब तट से दूर है। बुडापेस्ट और बेलग्रेड डेन्यूब के तट पर अवस्थित हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर डेन्यूब के किनारे स्थित नहीं हैं? तो आप जान लीजिए कि बर्लिन और बुखारेस्ट, बर्लिन और बुखारेस्ट दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुडापेस्ट और बेलग्रेड ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृत सागर किसके द्वारा निर्मित एक झील है? तो मृत सागर भ्रंश घाटी के द्वारा निर्मित एक झील है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है या बड़ी नदी? तो उत्तर है मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। आसवान बांध और नासिर झील इसी नदी पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, नाइजर, नील, कांगो नदी में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो याद रखिएगा, कांगो या जायरे नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। दोस्तों कांगो नदी को जायरे भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा को ये 2 बार पार करती है। ये मध्य अफ्रीका में लगभग 4700 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर कौन सी नदी है? तो ये है रियो ग्रांडे नदी। अगला प्रश्न है, सेंट लॉरेंस, पोटोमैक, कोलोरेडो और मैकेंजी में से किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फाच्छादित रहता है? तो उत्तर है मैकेंजी नदी। और मैकेंजी नदी कनाडा में ग्रेट स्लेव लेक से निकलकर आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, जो अधिकांश समय तक बर्फाच्छादित रहता है।
अगला प्रश्न है वांगहो, नील, इरावदी और मिसिसिपी में से कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो वांगहो नदी। दोस्तों ऐसे तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, लेकिन वांगहो, नील, इरावदी और मिसिसिपी में से वांगहो नदी का डेल्टा सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है कि सही सुमेलन इरावदी यंगून में है और रेड नदी हनोई हनोई रेड नदी के किनारे है। मीनाम या चाओ फ्राया ये बैंकॉक में, और मिकांग नदी के किनारे वियंतियाने जो वियतनाम का शहर है वो स्थित है। अगला प्रश्न सही सुमेलन है जलप्रपात और अवस्थिति। तो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है, तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में, यूटीगढ़ नॉर्वे में और मूताराजी जिम्बाब्वे में स्थित जलप्रपात है। अगला प्रश्न भी जलप्रपात और देशों का सही सुमेलन करना है। इंगा प्रपात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, पाउलो अल्फोसो प्रपात ब्राज़ील में, वर्मिलियन जलप्रपात कनाडा में और शिव समुद्रम प्रपात ये भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों नियाग्रा प्रपात किस देश में स्थित है? आपको बताना है। तो नियाग्रा अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है और ये नियाग्रा नदी पर है जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ये दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। कोलोरेडो ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है? तो ये आंग्ल अमेरिका में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना नेवादा प्रांतों की सीमा पर कोलोरेडो नदी पर जो कैनियन स्थित है उसको ग्रांड कैनियन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्लाया क्रेटर गोखुर और पैटरनास्टर झीलों में कौन ज्वालामुखियों से संबंधित है? तो क्रेटर झील ज्वालामुखी से संबंधित है और ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं? फिनलैंड को। अगला प्रश्न है कैस्पियन सागर या झील कहाँ पर स्थित है? तो ये कुछ यूरोप और कुछ एशिया में स्थित है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये खारे पानी की झील है। इसके उत्तरी भाग में यूराल और वोल्गा नदियाँ गिरती हैं और इसका कुछ भाग यूरोप और कुछ भाग एशिया में आता है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे। सही सुमेलन है अक्सम्बो बांध घाना में, हुवर बांध संयुक्त राज्य अमेरिका में, कुरेबो गावा बांध जापान में और बारगेम्बा बांध ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन है नदी और बांध। तो कोलोरेडो नदी पर हुवर बांध, पराना नदी पर इटाईपू बांध, नील नदी पर आसवान बांध और जैम्बेजी नदी पर कैरीबा बांध अवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपको बताना है कि विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती हैं? तो इन स्कैंडिनेवियाई क्षेत्रों में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें जो हैं वो स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में पाई जाती हैं। सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? तो पश्चिम में भूमध्य सागर, उसके पूरब में काला सागर, उसके पूरब में कैस्पियन और सबसे पूरब में अरल सागर है। तो याद रखिएगा सागरों का जो पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम है वो आप जान लीजिए दोस्तों। सबसे पश्चिम में भूमध्य सागर, फिर उसके पूरब काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और अरल सागर है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि वाशिंगटन डीसी जिस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ परीक्षाओं के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के विश्व के भूगोल खंड के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर रिवीजन नोट्स जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।